हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के गैस पेपर के जितने भी लघु प्रश्न हैं ना, सबको सॉल्व करने वाले हैं और आपको ट्रिक बताने वाले हैं कि जितने भी लघु प्रश्न होते हैं उसको कैसे लिखा जाता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 20 मार्क आपको आसानी से मिल सकता है। और मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको लिखा कैसे जाता है और मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। तो चलिए, प्रथम क्वेश्चन है इसका कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन क्या है, तो इसको आंसर हम कैसे इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कि मूल्यांकन करने का अर्थ व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करने से है। मापन के अंतर्गत व्यक्तियों के गुणों की तुलना करने की अनेक मानक विधियां अपनाई जा सकती है। किसी व्यक्ति में किसी गुण की उपस्थिति तभी स्वीकार की जाती है जब उसका किसी वैज्ञानिक विधि से मापन किया जा सके। मूल्यांकन कर लेने के पश्चात प्राप्त सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य के व्यवहार व पूर्व कथन किया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये साइकोलॉजी यानी कि ये मनोविज्ञान जो है ना, ये मन पे आधारित है। आपके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं। देखिए, इसका जो है ना मनोविज्ञान का अर्थ ही क्या हुआ कि, या अगर पूछ दे कि मनोविज्ञान क्या है, तो दूसरे के मनस्थिति को समझना वही मनोविज्ञान कहलाता है। तो इसमें आपको जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये सब आपके मन से रिलेटेड है कि आपके मन में क्या विचारे उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसको अगर आप इसका क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं ना, तो सबसे पहले अपने माइंड से सोचा करें कि अगर ये घटना हमारे साथ घटित हो जाए तो मेरे साथ मतलब इसका जो प्रतिक्रिया होगा क्या होगा। अगर आप इसको समझ जाते हैं ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा ये सब क्वेश्चन को आपको याद करने का। और दूसरा देखिए, इसका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्रक्षेपण विधि के गुणों का वर्णन करें। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये प्रक्षेपण क्या है। अगर आपको समझ में आ गया कि ये प्रक्षेपण क्या है, तो इसके चाहे गुण दोष जो भी पूछे आप इसको अच्छे से आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि प्रक्षेपण विधि के द्वारा अवचेतन में दबी हुई इच्छाओं को बाहर लाया जा सकता है। यह विधि व्यक्ति के आंतरिक भावना तथा व्यक्तिगत संरचना का मापन करती है। इस विधि में ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित छिपी हुई बातों को उस परिस्थिति के माध्यम से प्रकट कर सके। यह समान तथा असमान दोनों प्रकार व्यक्तियों के उपयुक्त है। देखिए, ये वीडियो जो है ना, आप एक स्टोरी के रूप में, जैसे दादी माँ या माँ मतलब ऐसे कहानी सुनाते हैं, इस टाइप से आप अच्छे शांत होकर के इस वीडियो को आप सुने। और अगर आपको ये पूरा वीडियो अगर सुना हुआ हो जाए तो फिर आप इसके क्वेश्चन को देखिए और अपने से इसका आंसर लिखने का प्रयास करें। अगर एक बार में नहीं हो तो 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखा करें। और इसको देखिए, अगर याद करने का अगर आप कोई ट्रिक अगर आप हमसे पूछे, तो याद करने का सबसे मस्त ट्रिक है आपको क्वेश्चन को समझे और अपने से खुद से उसके आंसर लिखने का प्रैक्टिस करें। ये सबसे गर्दा ट्रिक है। अगर आप इसको अपनाते हैं तो आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व भिन्नता क्या है। तो सभी व्यक्तियों में समान बुद्धि क्षमता समान नहीं होती। कुछ व्यक्ति असाधारण रूप से तीव्र बुद्धि वाले होते हैं तथा कुछ औसत से कम बुद्धि वाले। ऐसे व्यक्ति जिनके बौद्धिक न्यूनता होती है उसे मानसिक रूप से मंदित कहा जाता है। बौद्धिक न्यूनता वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। जिन व्यक्तियों को मानसिक रूप से मंदित के समूह में वर्गीकृत किया जाता है उनकी योग्यताओं में भी पर्याप्त भिन्नताएं दिखाई पड़ती है। उनमें से कुछ व्यक्तित्व को विशेष ध्यान देकर साधारण प्रकार से कार्य करना सिखाया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता है और उन्हें जीवन भर
संस्थागत देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम आपको ये नहीं कहे कि हम जो लाइन बाय लाइन लिखे हैं ना आपको हूबहू ऐसे याद करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा भी करते भी हैं ना फिर भी आप भूल जाएंगे। सबसे पहले सोचिए कि हम जो इसका आंसर दिए हैं ना ये किस टाइप से दिए हैं, हम इसके विषय में कैसे लिख रहे हैं, ये लिखने का आप स्टाइल जान लीजिए। फिर आपका समझिए तो 70% समझिए आपका क्वेश्चन याद ही हो गया है। इसलिए आप जो है ना क्वेश्चन को समझ करके और इसका जो आंसर दे रहे हैं ना आप अपने मन में एक ऐसे थॉट क्रिएट करें जिससे आपको लगे कि हम इसका आंसर लिख सकते हैं। रटना बिल्कुल नहीं है, समझ समझ करके रटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि को परिभाषित करे, बुद्धि को परिभाषित करे। तो बुद्धि शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति की अपनी परिवेश को समझाने की क्षमता में विवेकपूर्ण चिंतन करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने से है। अतः यह कहा जा सकता है कि बुद्धि व्यक्तियों के मानसिक शक्तियों या क्षमताओं का वह समुच्चय है जिससे वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिंतन तथा प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। इससे स्पष्ट है कि बुद्धि में एक तरह की क्षमता नहीं बल्कि कई तरह की क्षमताओं का समावेश होता है। इन क्षमताओं में 3 तरह की क्षमता अर्थात उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने की क्षमता, विवेकशील चिंतन करने की क्षमता तथा प्रभावकारी ढंग से समायोजन करने की क्षमता सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्म क्षमता क्या है। देखिए आत्म क्षमता है, आप इस क्वेश्चन को अपने आप पर लेंगे कि आत्म मेरा क्षमता क्या है। नहीं कहते हैं कि मेरा आत्म क्षमता है कि हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम टॉपर कर सकते हैं। ये लोगों का क्या कहते हैं, मेरा आत्मविश्वास है कि नहीं है। तो इस टाइप से सोचिए और उसका अपने मन से आंसर लिखेंगे। ये जरूरी थोड़ा है कि जो बुक में लिखा हुआ है उसको रटते रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि आत्म क्षमता से तात्पर्य व्यक्ति की वैसी क्षमता से है जिनके आधार पर वे विश्वास करते हैं उनकी जिंदगी की घटनाएं भाग्य द्वारा नियंत्रित न हो, स्वयं उनके द्वारा नियंत्रित होती है। आत्म क्षमता की प्रबल भावना लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों का चयन करने, उनको प्रभावित करने एवं यहाँ तक कि उनका निर्माण करने को भी प्रेरित करती है। आत्म क्षमता को विकसित भी किया जा सकता है और इसे विकसित कर अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आत्म क्षमता कहलाता है। क्या कहते हैं, व्यक्ति का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो आत्म क्षमता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को परिभाषित करे। तो इसका आंसर लिखेंगे व्यक्तित्व का तात्पर्य सामान्यतः व्यक्ति के शारीरिक एवं बाह्य रूप से होता है। मनोवैज्ञानिक शब्दों में व्यक्तित्व के तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। लोग सरलता से इस बात का वर्णन कर सकते हैं कि वे किस तरीके से विभिन्न स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कुछ सूचक शब्दों जैसे शर्मीली, संवेदनशील, शांत, गंभीर, स्फूर्ति आदि का उपयोग प्रायः व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये शब्द व्यक्तित्व के विभिन्न घटकों को इंगित करते हैं। इस अर्थ में व्यक्तित्व से तात्पर्य उन अन्य एवं सापेक्ष रूप से स्थिर गुणों से है जो एक समयावधि में विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार की विशिष्टता प्रदान करते हैं। व्यक्तित्व व्यक्तियों की उन विशेषताओं को भी कहते हैं जो अधिकांश परिस्थितियों में प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन की चेतन अवस्था से आप क्या समझते हैं। मन की चेतन, देखिए मन का जो है ना 2 अवस्थाएं होते हैं, चेतन और अवचेतन। तो चेतन अवस्थाएं की से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि व्यक्ति अपने इर्द गिर्द के वातावरण में अनेक प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करता है। इसमें अनेक अनुभव ऐसे होते हैं जो न तो हमारी चेतना में रहते हैं और न अर्ध चेतना में, अर्थात उन अनुभवों का बहुत प्रयास करने पर भी पुनः स्मरण नहीं होता। वे अनुभव अचेतन अर्थात जो चेतन या चेतना में नहीं है। चेतन के रूप में की तुलना पानी में डूबे हुए बर्फ के एक विशाल खंड से की जा सकती है। बर्फ के टुकड़ों का बड़ा भाग पानी में डूबा रहने के कारण दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार अचेतन की चेतना व्यक्ति को नहीं रहती, अर्थात इस बारे में व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता
अचेतन के बारे में प्राचीन दार्शनिकों ने भी चर्चा की है। डेकार्ट, लिबजिन, हार्डमैन इत्यादि दार्शनिकों ने भी अचेतन से संबंध में अपने अपने विचार दिए हैं, परंतु फ्रायड ने अचेतन के संबंध में सबसे वैज्ञानिक और विस्तृत व्याख्या दी है। फ्रायड के अनुसार अचेतन मन का वह भाग है जिसमें विचारों, अनुभवों इत्यादि को पुनः चेतना में नहीं लाया जा सकता। वे या तो स्वतः दैनिक क्रियाकलाप में प्रकट होते हैं अथवा सम्मोहन या अन्य प्रायोगिक तरीकों द्वारा जाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन करें। तो सोल्डन ने क्रेसमर की तरह शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित करने का प्रयास किया है। उन्होंने क्रेसमर के वर्गीकरण की आलोचना करते हुए कहा कि यह वर्गीकरण मानसिक विकृत व्यक्तियों की व्याख्या करने में भले ही सफल हो, परंतु समान व्यक्तियों के व्यक्तित्व की व्याख्या करने में सफल नहीं है। उन्हें क्रेसमर के इन दोष को दूर करने के विचार से व्यक्तित्व को 3 प्रकारों में विभाजित किया, जो निम्नलिखित है। प्रथम है गोलाकृत्रिम और कृतिक, दूसरा है आयताकृतिक और तीसरा आपको हो गया लंबाकृतिक। ये तीनों मेन जो है पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर आपको ये तीनों मेन पॉइंट याद है ना, तो आपको अगर 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मेन पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे गोलाकृत्रिम दिया गया है ना, अगर गोलाकृत्रिम सिर्फ गोलाकृतिक अगर आपके सामने अगर हम बोल दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गोला होगा, इस टाइप से आप अनुमान लगा सकते हैं ना। इसलिए आपको मेन पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका कैसे आंसर लिखेंगे कि सोल्डन के ने क्रेसमर की तरह शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्रेसमर के वर्गीकरण की आलोचना करते हुए कहा कि यह वर्गीकरण मानसिक विकृति व्यक्तियों की व्याख्या करने में भले ही सफल हो, परंतु समान व्यक्तियों के व्यक्तित्व की व्याख्या करने में सफल नहीं है। उन्होंने क्रेसमर के इस दोष को दूर करने के विचार से व्यक्तित्व को 3 प्रकारों में विभाजित किया, जो निम्नलिखित है। प्रथम है गोलाकृतिक। इस प्रारूप वाले व्यक्ति मोटे, मृदुल और गोल होते हैं। ऐसे लोग खुश मिजाज, सामाजिक तथा समान तबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे आयताकृतिक। संतुलित शारीरिक रचना वाले व्यक्ति को आयताकृतिक की संज्ञा दी गई है। ऐसे लोग में हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास संतुलित होता है। इस प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव को सेमोटोनिया कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ऐसे लोग काम करना पसंद करते हैं। और तीसरा इसका जो पॉइंट होगा वो होगा लंबाकृतिक। लंबे तथा दुबले पतले शरीर वाले व्यक्ति को लंबाकृतिक कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का शरीर कोमल होता है तथा छाती पतली होती है। ऐसे व्यक्ति को सेरेब्रोटोनिया कहते हैं। तो देखिए, इसको अगर आप शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लगता है कि आपको ये पूरा आप लिख पाइएगा? नहीं ना। तो इसको क्या करना है आपको, ये तो लॉन्ग टर्म में है, अगर इसको शॉर्ट करना है तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा इसका डेफिनेशन दे देना। सोल्डन के अनुसार कि क्रेसर की तरह शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित करने का प्रयास किया गया। और उसके बाद फिर यहाँ से इसका हेडलाइन उठाएंगे कि उन्होंने क्रेसर के इस दोष को दूर करने के विचार से व्यक्तित्व को 3 प्रकारों में विभाजित किया, जो निम्नलिखित है। प्रथम लिख देंगे गोलाकृत्रिम, दूसरा लिख देंगे आयताकृत्रिम और तीसरा पॉइंट आपको लिख देंगे लंबाकृतिक। और ये तीनों पॉइंट दे करके इसका 2-2 लाइन अपने मन से लिख देंगे, बस हो गया इसका आंसर। अगर आपको इसको अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको इसमें जो है ना थोड़ा लॉन्ग मेथड में लिखना है। यहाँ से यहाँ तक तो फिर लिखना ही है, और इसमें गोलाकृति का थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा करके लिख देंगे, बस हो गया। 3-4 पॉइंट 5 नंबर का है तो 5-6 पॉइंट अगर आप दे देते हैं अच्छे से, बस हो गया। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन को पॉइंट बाय पॉइंट, जिसको हम स्टार पॉइंट कहते हैं ना, इस टाइप से आप लिखा करें, स्टार पॉइंट दे दे करके। जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे ना, उसे आप अपने कॉपी पर स्टार पॉइंट दे करके ऐसे करके लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइप एच व्यक्तित्व के विशेषताओं का वर्णन करें। तो क्या इसका कैसे वर्णन करेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए, वर्णन करें ना, ये क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं
तो हो सकता है ये आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो टाइप एच व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करें। अगर शॉर्ट में पूछा था तो इतना बहुत है। तो इसको लिखेंगे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व के कई प्रकार बतलाए हैं। इसी क्रम में मनोवैज्ञानिक कोबासा ने टाइप एच व्यक्तित्व के लक्षण बताए हैं। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में कठोरता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी की घटनाओं को पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। ऐसे व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थिति में भी तनिक भी विचलित नहीं होते। उन पर प्रतिबल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूस्ट्रेस तथा डी स्ट्रेस में अंतर क्या है। देखिए यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस, देखिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए क्या है यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। चलिए इसका परिभाषा जानते हैं। यू स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, प्रतिबल के सकारात्मक रूप को यूट्रेस कहते हैं। जैसे पुत्र या पुत्री का किसी ऊंचे या संपन्न कुल में रिश्ता होना, गड़ा हुआ धन प्राप्त होना आदि से उत्पन्न तनाव यूट्रेस कहे जाते हैं, क्योंकि ये धनात्मक प्रभाव डालते हैं जिन्हें व्यक्ति सहजतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। जैसे किसी का अगर बेटी का शादी है या बेटा का शादी है, उन्होंने पूरा खाया पिया और धूमधाम से पूरा नाच किया और बेचारा सोया तो सोए रह गया। इसका मतलब उन्होंने पूरा खुशी किया और उसमें डांस वगैरह भी इतना कर लिया, इतना दौड़ मतलब भाग लगाए रहा कि बेचारा पूरा जो सोया ना पूरा थकान के कारण उसका नींदे नहीं खुल रहा, इस टाइप से ऐसे थक गया। तो इस थकान को हम कहेंगे यू स्ट्रेस। दूसरा डी स्ट्रेस का कैसे होगा, प्रतिबल किसी उत्तेजना घटना के प्रति अनुक्रिया के उस प्रतिफल को कहते हैं जो व्यक्ति के समान सामंजस्य को बाधित करता है तथा व्यक्ति को उस उत्तेजना या घटना का सामना करने हेतु प्रेरित करता है। अतः प्रतिबल किसी उत्तेजना या घटना के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया है। इस उत्तेजना में कई तरह की बाह्य एवं आंतरिक शक्तियाँ या दशाएं शामिल होता। अब ये क्या होगा अगर किसी के घर में मानते हैं कि कोई दुर्घटना हो गया या लड़ाई मार हो गया, तो उस टाइप में चिंता जो होता है उस चिंता को हम कहते हैं डी स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको ये वीडियो आपके उपयोग का चीज़ें हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर ये वीडियो आपके उपयोग का चीज़ नहीं है, अगर आपको ये वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाने का विकार है जिसमें असमान रूप से शरीर का वजन कम, वजन बढ़ाने का डर और शरीर के वजन के प्रति गलत अवधारणा होती है। एनोरेक्सिया से ग्रस्त व्यक्ति अपने जीवन और आकार को नियंत्रित करने के लिए ऐसे प्रयास करते हैं जो उनके जीवन की गतिविधियों के साथ काफ़ी हस्तक्षेप करते हैं। एनोरेक्सिया से ग्रस्त लोग अपने खाने की मात्रा पर गंभीर रूप से प्रतिबंधित करते हैं। वे व्यायाम द्वारा भी अपने शरीर के वजन को कम रखने की कोशिश करते हैं। एनोरेक्सिया की जटिलताएं शरीर को प्रभावित करते हैं, अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। नहीं देखते हैं कभी कभी अपना गांव देहात में कहते हैं कि देखो मेरा मतलब शरीर फूला जा रहा है, अब ये होगा वो होगा, इस टाइप से जो डर होता है उसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, है ना कहते हैं ये नर्वस हो गया। कभी कभी हम देहाती भाषा में कहते हैं ना, देखो ना ये मतलब नर्वस हो गया, इसको कुछ भी पता नहीं है। और ये लोग क्या होते हैं, ऐसे ऐसे लोग जैसे कि अगर मानते हैं किसी को चर्बी बढ़ रहा है, तो अब क्या करेगा वो दिन रात उसी के विषय में सोचेगा कि मेरा चर्बी बढ़ रहा है, अब ये होने वाला, बीमारी होगा, ये होगा वो होगा। मतलब उसका जो है ना दिमाग में हर वक्त निगेटिव थिंकिंग ही होता है, वो पॉजिटिव सोचने की मतलब ऐसे क्षमता ही लगता है खो देता है। तो इस टाइप के इंसान को हम क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे व्यक्ति को हम कैसे कहेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव दुरुपयोग तथा द्रव निर्भरता में अंतर करें। तो अंतर क्या होगा, देखिए द्रव है ना यहाँ पे दुरुपयोग, द्रव दुरुपयोग है और द्रव निर्भरता में क्या अंतर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए मादक द्रव दुरुपयोग, मादक तो समझते होंगे जैसे मांस मदिरा, ये मदिरा वगैरह शराब, ये सब क्या है मादक द्रव में आते हैं। दुरुपयोग में बारंबार घटित होने वाले प्रतिकूल या हानिकारक परिणाम होते हैं जो मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित होते हैं। जो लोग नियमित रूप से मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं उनके पारिवारिक और सामाजिक संबंध बिगड़ जाते हैं। वे कार्य स्थान पर ठीक से निष्पादन नहीं कर पाते तथा दूसरों के लिए शारीरिक खतरा उत्पन्न करते हैं।
मादक द्रव्य निर्भरता क्या है? ये तो आपको हो गया दुरुपयोग। अब क्या है मादक द्रव्य निर्भरता, यानी कि उस पर हम आश्रित कैसे हो जाते हैं। मादक द्रव्य निर्भरता में जिस मादक द्रव्य का व्यसन होता है उसके सेवन के लिए तीव्र इच्छा जागृत होती है। व्यक्ति सहिष्णुता और विनिवर्तन लक्षण प्रदर्शित करता है तथा उसे आवश्यक रूप से उस मादक द्रव्यों का सेवन करना पड़ता है। सहिष्णुता का तात्पर्य व्यक्ति के वैसा ही प्रभाव पाने के लिए अधिक से अधिक उस मादक द्रव्य के सेवन से है। विनिवर्तन का तात्पर्य उस शारीरिक लक्षणों से हैं जो तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति मन प्रभावी मादक द्रव्य का सेवन बंद या कम कर देता है। मन प्रभावी मादक द्रव्यों वे मादक द्रव्य है जिनमें इनकी क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाद क्या है। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। हम कई बार आपको बोले हैं कि क्वेश्चन को समझा करें, उसके बाद फिर नहीं होता तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा क्लोज करके आप जो है ना थोड़ा इसको रोक करके आप देखिए कि विषाद क्या है, इसका आंसर किस टाइप से लिखा गया है। तो विषाद क्या है? विषाद एक प्रकार का मानसिक विकार है। इसके प्रमुख लक्षणों में उदास मनोदशा, भूख, वजन तथा नींद में कमी तथा क्रिया स्तर में भयंकर अक्षुब्धता पाई जाती है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको इसको लिखने का ट्रिक अगर आपको पता हो गया ना तो समझिए आप नंबर को बटोर लेंगे। अब इसको कैसे मतलब याद करें, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है सर, हमको याद नहीं होता है, रटते हैं फिर भूल जाते हैं, तो क्या करें, ये सारी जानकारी मैं इसके वीडियो में मैं देते चलूँगा। देखिए सबसे पहले क्या है, अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, आपको देख करके बोझा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको कैसे याद करें, ये 5 नंबर का है, 2 पन्ना लिखना पड़ेगा, 1 पन्ना लिखना पड़ेगा, ये सब बिल्कुल आप डर अपने माइंड से निकाल ले। मानते हैं अगर इस क्वेश्चन को लिखना है ना, कम से कम 1 लाइन आप अच्छे से याद कर सकते हैं ना। जैसे कि विषाद एक प्रकार का मानसिक विकार है। इसके प्रमुख लक्षणों में उदास मनोदशा, भूख, वजन तथा नींद में कमी तथा क्रिया स्तर में भयंकर अक्षुब्धता पाई जाती है। आप अगर यहाँ तक याद नहीं कर सकते हैं, अरे याद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना समझ करके लिख सकते हैं ना। अगर आप इस टाइम से इतना अगर अच्छा से लिख देते हैं, उसके बाद आपने जितना वीडियो में सुने हैं या बुक में पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा जोड़ करके लिख देंगे, बस इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं। समूह में अंतःक्रिया और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप समूह की प्रारंभिक स्थिति की प्रबलता को समूह ध्रुवीकरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में 2 पक्षों में विचार विमर्श समूह ध्रुवीकरण से बहुसंख्यक समूह को मजबूत बनाया जा सकता है। समूह ध्रुवीकरण के विचार के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी विषय के बारे में एक राय रखता है तो समूह के साथ उस विषय पर चर्चा करने के बाद उस राय को आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी तथा वंचन में अंतर करें। गरीबी तथा वंचन में क्या अंतर है? तो निर्धनता तथा वंचन हमारे समाज की सुस्पष्ट समस्याओं में एक है। भारतीय समाज विज्ञानियों ने, जिनमें समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक तथा अर्थशास्त्री सभी शामिल है, समाज के निर्धन एवं वंचित वर्गों के ऊपर सुव्यवस्थित शोध कार्य किए हैं। उनके निष्कर्ष तथा प्रेक्षण यह प्रदर्शित करते हैं कि निर्धनता तथा वंचन के प्रतिकूल प्रभाव अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं तथा मानसिक स्वास्थ्य पर परिलक्षित होते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए गरीबी क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही हो कि गरीबी क्या होता है। हमारे माँ बाप अगर हमको पढ़ाते लिखाते हैं ना, उसका एक ही पर्पस होता है कि जिस परिवेश में हमने पढ़े हैं, जिस दुख को हमने झेले हैं, जिस दुख में हमने अपने बाल बच्चे को पोसे हैं ना, ये दुख हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे बेटे बेटी को नहीं हो। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप उसका ख्याल रख करके तैयारी करें। आप इतना अच्छे से तैयारी करें ना कि जब आपका रिजल्ट आए ना, आपके माँ बाप को आप पर गर्व हो कि मेरा बेटा ने इतना या मेरा बेटी ने इतना नंबर लाई है, उसको पूरा खुशी होगा। जानते हैं एक क्षण का खुशी, उसका अगर आप मोल देना चाहेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए आप
अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। आपको तो रियलाइज हुआ ही होगा, अगर आप 10th का एग्ज़ाम पास किए होंगे, आप अगर फर्स्ट किए होंगे, तो जिसके बच्चे फर्स्ट किए होते कितना एक्साइट होते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये वो है कि नहीं है। तो वही बात है। और जिसका सेकेंड या थर्ड होता है तो आपको पता ही चला होगा कि किस टाइप से लोग बिहेव करते हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप इतना अच्छे से मेहनत करें कि कल हो करके आपको पछतावा ना हो कि हमने मेहनत नहीं किए थे, इस वजह से हमको ये करना पड़ा। कल आपके मन में ये आना चाहिए कि हमने मेहनत तो किए थे और उसके बाद जाने भगवान हमने इतना ही दिए, तो तब ये पछताना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कुछ करने से अच्छा है कि कुछ करके हार जाए, है कि नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आप इसमें लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, जहां तक व्यक्तित्व का संबंध है, निर्धन एवं वंचित व्यक्तियों में आत्मसम्मान का निम्न स्तर और दुश्चिंता तथा अंतर्मुखता का उच्च स्तर पाया जाता है। वे भविष्योन्मुखता की तुलना में आसन वर्तमान में ही विचारों में खोए रहते हैं। वे बड़े किंतु सुदूर पुरस्कारों की तुलना में छोटे किंतु तत्कालिक पुरुषों को अधिक वरीयता देते हैं, क्योंकि उनके प्रत्यक्ष के अनुसार भविष्य बहुत ही अनिश्चित हैं। वे निराशा, क्या है, शक्तिहीनता और अनुभव अन्यान के बोध के साथ जीते हैं तथा अपने अन्यता के खो जाने का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा से क्या समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक आपदा है ना, तो आप समझ जाइए प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया हो, है ना, जिसकी रचना ईश्वर ने किया है, जिसको मानव कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं है। तो जो ईश्वर का दिया गया आपदा हो, उसको हम प्राकृतिक आपदा कहेंगे। तो प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आ जाएगा, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी, बाढ़, सूखा, तूफान, ये क्या, ये ईश्वर के द्वारा, हम सोचते हैं ना कि ये ईश्वरीय देन है। तो वो इस टाइप से अगर घटनाएं हो, ऐसे आपदाएं आए तो प्राकृतिक आपदा है। और इससे क्या क्या नुकसान होता है आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे यहाँ बाढ़ आए तो क्या होगा, फसलों खत्म होगा, एक जगह से मिट्टी कट के दूसरा जगह चला जाएगा, है कि नहीं है। पानी उधर से आएंगे तो गंदगी फैलेंगे, उस पानी में कितने गंदगी होते हैं, उससे हमको बीमारी भी होगा, है कि नहीं। इस टाइप से अपना अपना थिंकिंग से लिख सकते हैं ना, क्या ज़रूरत है इसको रटने का। लेकिन हाँ, आप अगर इसको पढ़े रहेंगे तो आपको इसका एक एक वर्ड आपको सहायता देगा लिखने में, इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा तथा तूफान आदि का मानव जीवन एवं व्यवहार पर सार्थक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आर्थिक, संवेगात्मक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्राकृतिक आपदाएं मानव व्यवहार को अति महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। कोई भी प्राकृतिक आपदा क्यों न हो, मानव व्यवहार और मानव जीवन को झकझोर कर रख देती है। प्राकृतिक आपदाओं के अनेक प्रकार के प्रभावों में से वह प्रभाव भी है जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव में कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं। जब कोई भी प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होता है तब व्यक्ति का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उनका घर, उनके जानवर, उनकी फसल को नुकसान पहुंचाता है, यह नष्ट हो जाते हैं। इस स्थिति में उसे रहने को जगह चाहिए, खाने को खाना चाहिए, पीड़ित लोगों को इलाज चाहिए। देखिए, हमने जितना बताए थे, अगर आप अपने भाषा में समझ लेते हैं क्वेश्चन को तो उसको किताबी भाषा में आप लिख दीजिए। आपको हिंदी तो आता ही है, आप उसको हिंदी में बना करके लिख दीजिए, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विशिष्ट कौशल से आप क्या समझते हैं। देखिए, विशिष्ट कौशल, तो इसका आंसर लिखेंगे विशिष्ट यानी कि नॉर्मल। ये कौशल मनोवैज्ञानिक सेवाओं के क्षेत्र में मूल यानी कि आधारभूत कौशल है। उदाहरणार्थ, दैनिक स्थिरता में कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिकों के लिए आवश्यक है कि वे चिकित्सापरक हस्तक्षेप की तकनीकों में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और परामर्श में प्रशिक्षण
प्राप्त करे। इसी प्रकार संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक जो संगठन के क्षेत्र में काम करते हैं उनको भी शोध कौशल के अलावे मूल्यांकन, सुगर्भीकरण, परामर्श एवं व्यवहारपरक कौशलों की आवश्यकता होती है, जिससे वे व्यक्ति, समूह, टीमों एवं और संगठनों के विकास की प्रक्रिया को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विशिष्ट कौशल मतलब नहीं कहते हैं कि ये काम अगर इस व्यक्ति को दिया जाए तो ये अच्छा से कर सकता है, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं देना है क्योंकि ये अच्छा से नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुचारू रूप से काम कर देता है उसको हम कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति है। तो वही बुद्धिमान व्यक्ति को हम कहते हैं विशिष्ट कौशल वाला व्यक्ति, या जिसके पास अधिक दिमाग हो उसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर व्यक्तित्व संचार क्या है। अंतर व्यक्तित्व संचार क्या है। देखिए अंतर से आपको पता चल गया कि आंतरिक बात है, बाहरी और आंतरिक। व्यक्तित्व मतलब क्या हो गया कि हमारे अंदर जो गुण भाव क्या है, वो संचार मतलब एक दूसरे को शेयर करते हैं ना, कोई भी समाचार हो या कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ शेयर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि अंतर व्यक्तित्व संचार से तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदान प्रदान से है। इसके लिए दो व्यक्तियों के बीच संपर्क का होना आवश्यक है। यह दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें प्रतिपुष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है। टेलीफोन या मोबाइल पर बातचीत करना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर पर चैटिंग अंतर व्यक्तिक संचार के अंतर्गत आते हैं। संचार के अन्य तरीके जैसे भाषा, शब्द, संकेत, हाथ की प्रतिक्रिया भी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविच्छेदी स्मृति लोप क्या है। इसका आंसर लिखेंगे मनोविच्छेदी स्मृति लोप में अत्यधिक किंतु चयनात्मक स्मृति भ्रंश होता है जिसका कोई ज्ञात आंगिक कारण जैसे सर में चोट लगना नहीं होता है। कुछ लोपों को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। देखिए मनोविच्छेदी स्मृति लोप क्या है, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब हुआ नहीं कहते हैं उसका आदास कमज़ोर है, कभी याद रहता है और कभी भूल जाता है, बस वही है। कहते हैं कि उसको कुछ याद रहता है कभी नहीं हो रहता है ना, तो आदास उसका कमज़ोर है। तो उसी को हम कहते हैं किताबी भाषा में मनोविच्छेदी स्मृति लोप क्या है, मतलब कभी याद आया और कभी भूल गया। और ये जो है ना जैसे कि सर में चोट लगना, कि कभी कभी क्या होता है, कभी सर में चोट लग जाता है तो इस टाइप की समस्या उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी क्या होता है उसका जन्मत से ही होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको ये वीडियो अभी तक कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में बताएंगे, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहे वो भी आप हमें कमेंट में बता देंगे। बाकी आप मस्त रहे, बिंदास रहे और पढ़ाई करते रहे, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए हम पढ़ते हैं क्यों, डरने के लिए नहीं ना, डर को दूर करने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना कर्म तो कर रहे हैं ना। जब कर्म कर रहे हैं तो समझिए फल तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ कर्म आपके हाथों में, लेकिन कर्म फल आपके हाथों में नहीं है। तो जब अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे तो फल मिलेगा ना। इसलिए आप टेंशन फ्री रहे और अपने कर्म पर ध्यान दें, यानी कि आप अपने पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। चलिए इससे आगे हम आपको बताएंगे कि टॉपर कैसे बना जा सकता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि मानसिक रोगियों का पुनर्वास कैसे होता है, अथवा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास की प्रविधियों का वर्णन करें। देखिए ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, चाहे मानसिक रोगियों हो जाएगा, यानी कि जो मन से बीमार हो, नहीं कहते हैं इसका मतलब मन में सिर्फ भरम ही भरम रहता है। आपने देहाती भाषा में सुने होंगे, उसको कहते हैं इसके मन में सिर्फ जो है ना भ्रम ही भरम रहता है। कोई किसी को देख लिया तो इसको भरम भरम लगता है ना, इसको नहीं कहते हैं कि भरम का बीमारी इसको दबा गया है, तो वही है। तो इसको लिखेंगे कि मनोवैज्ञानिक विचारों के उपचार में दो घटक आते हैं, अर्थात लक्षणों में कमी आना और क्रियाशीलता अथवा जीवन की गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाना। कम तीव्र विकारों यथा सामान्यकृत दुश्चिंता, प्रतिक्रियात्मक अवसाद तथा
दुर्भिक्ति के लक्षणों में कमी आना जीवन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित नहीं हो सकता है। कई रोगी नकारात्मक लक्षणों से ग्रसित होते हैं, यथा काम करने अथवा दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया में अभिरुचि तथा अभिप्रेरणा का अभाव। पुनः का उद्देश्य रोगी को सशक्त बनाना होता है, जिससे जितना संभव हो सके वह समाज का एक उत्पाद सदस्य बन सका। पुनः में रोगियों को व्यावसायिक चिकित्सा, सामाजिक कौशल तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यावसायिक चिकित्सा में रोगियों को मोमबत्ती बनाना, कागज तथा थैली बनाना और कपड़ा बुनना सिखाया जाता है, जिससे वे एक कार्य अनुशासन बना सके। भूमिका निर्वाह, अनुसरण और अनुदेश के माध्यम से रोगियों को सामाजिक कौशल विकसित कर सके। इसका उद्देश्य होता है रोगी को सामाजिक कौशल प्रशिक्षण देना, जिससे वे क्या है अंतर व्यक्तित्व कौशल विकसित कर सके। इसका उद्देश्य होता है रोगी को सामाजिक समूह में काम करना सिखाना। संज्ञानात्मक पुनः प्रशिक्षण मूल संज्ञानात्मक प्रकारों अथवा अवधान स्मृति तथा अधिशासिक प्रकारों में सुधार लाने के लिए दिया जाता है। जब रोगियों में पर्याप्त सुधार आ जाता है तो उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उत्पादक रोजगार प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कौशलों के अर्जन में उनकी मदद की जा सके। देखिए आपने इसका जो आंसर देखे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में गया है, लेकिन आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? सर बहुत ज़्यादा है, याद कैसे करेंगे? वैसे भी डर लग रहा है, क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, लेकिन घबराना नहीं है। सबसे पहले सोचिए इसका क्वेश्चन क्या कहते हैं, मानसिक रोगियों का पुनर्वास। आपने आसपास में देखे होंगे कि जो इस टाइप से ग्रसित व्यक्ति है ना, उसके मन में नेगेटिव थॉट्स वगैरह चलते रहता है। वो दूसरे के विषय में गलत सोचेगा और गलत कदम ही उठाएगा। अपने विषय में तो वो कुछ नहीं सोचते हैं, दूसरे के देखेगा कि दूसरे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि उसके जो अपना सोचने का क्षमता है ना, वो उसको धीरे धीरे छोटा हो जाता है। जो अपना जीवन में वो उन्नति करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, बल्कि वो दूसरे को देख करके दूसरे में उलझ जाता है कि ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो यहाँ जा रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है। तो इस टाइप से क्या होता है, इस टाइप का व्यक्ति खुद का नुकसान करता है और क्या करता है, उसके जो सोचने समझने का बुद्धि है ना, वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है, सीमित हो जाता है। तो इसलिए इसका अगर उपचार भी दिया गया है, इसका इस टाइप के व्यक्ति को कैसे उपचार है, उसको कोई काम धरा दीजिए, है कि नहीं। अगर वो कोई काम अगर सुचारू रूप से अगर धीरे धीरे करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, उसका मन जो है ना उस काम पर हो जाएगा। आपने सुने होंगे कि खाली दिमाग जो है ना शैतान का होता है, बिल्कुल ये बात सही है। उसका जो है ना, उसका देखिए ये जो है ना लोगों का ये मानसिक रोगों का होने का 3-4 कारण है कि लोगों के पास कोई ऐसा काम नहीं मिलता है, वो बेरोजगार की तरह ऐसे बैठे रहता है। अब देखिए जिसके पास कोई काम होता है तो उसको तो कभी दूसरे के विषय में समझने का क्षमता ही नहीं होगा। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे तो दूसरा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते होंगे, सिर्फ थोड़ा सा टाइम पास करते होंगे, तो क्या होगा, थोड़ा सा पढ़े और देखे कि मेरा गोलू दोस्त कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और अगर जैसे ही आपने कब मन में आया कि वो क्या कर रहा है तो आप उसके विषय में सोचना पूरा शुरू कर दिए, वो यहाँ गया होगा, इससे मिला होगा। तो इसलिए लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो कोई कहीं जाए कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो हो सकता है अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में भी डाल देंगे ताकि कोई दिक्कत ना करे। तो वही बात है, सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस ये रहेगा। तो ऐसे इंसान के लिए क्या होगा, कोई अच्छे काम धरा दीजिए, या है कि नहीं है, या उसको एक ऐसा कोई सुझाव दीजिए जो जिसमें उसको इंटरेस्ट आए और वही काम वो करना शुरू कर दे। बस अपना काम में लग जाएगा, दूसरे पर से उसका ध्यान हट जाएगा और धीरे धीरे वो अपना जो है ना विकास कर पाएगा। हमने अभी जितना पॉइंट बताएं, क्या लगता है ये आपको फालतू बताएं? बिल्कुल नहीं बताएं। हमने जितना बताया ना इस क्वेश्चन के बेस पर बताए हैं। आप ये सभी पॉइंट इसमें नोट कर देंगे, आप लिख करके आना कि आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। मैं अंत में, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब जो है ना इसका सेट 2 आ गया और वीडियो काफ़ी लंबी हो गए हैं, आप लोग को शायद देखने में
अच्छा नहीं लगता होगा या बोरिंग फील होता है तो कोई बात नहीं है, हम इसके जो है ना पार्ट 2 दूसरे वीडियो में बनाएंगे। और अंत में कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने 2009 से 2021 से 22 तक के साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है। आपको एक ही वीडियो में 12th साइकोलॉजी मनोविज्ञान के 2009 से 2022 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया गया है। आप जाकर देखें और हमें कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप को अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी सहायता दिया होगा तो प्लीज़ आप इसके चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।